हमारे हाँ लगा लो। हमारे सभापति श्री माहेश्वरी साहब और प्रेसिडेंट श्री दिलावरी जी से निवेदन है कि वे आएं और डॉक्टर सिद्धांत जैन का स्वागत करें। माहेश्वरी साहब और दिलावरी साहब लगा हुआ। चाहूँगा। ही इज DM कार्डियोलॉजी एंड ही इज एसोसिएटेड विथ शेल्बी हॉस्पिटल्स इंदौर। इंदौर बैंक परिवार से हैं। 78114 ग्रुप के श्री BL जैन साहब के सुपुत्र हैं। ही इज MBBS एंड MD फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। ही हैज ऑलवेज बीन टॉपर इन MBBS एंड ही हैज गॉट 16 गोल्ड मेडल्स ड्यूरिंग हिज कैरियर. During his MD medicine also he has got Dr. Reddy Lab gold medal. He has done DM cardiology from PGI Chandigarh and he has worked with Escort Sarneja Heart Institute Nagpur, Bhandari Group of Hospitals Indore, Apollo Hospitals Indore, and presently he is with Shelby Hospitals Indore. And if I am not wrong, he has so far conducted more than 15,000 procedures in respect of heart ailments. मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें। इसमें तो चल रहा है, उधर से नहीं आ रहा है। चल रहा उधर से हो गया था। हाँ वो भी चलेगा सर, यहाँ बेटर हो जाएगा। अच्छा वो लैपटॉप लगा हुआ है, मैं जब तक चेक कर लेता हूँ अगर कुछ। सादर नमस्ते प्रणाम। मैं आप लोगों का ही परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पापा इसी स्टेट बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन परिवार के सदस्य हैं एंड मेरे लिए बहुत ही गर्व और आनंद का विषय है कि मुझे यहाँ पे आके आप सबसे रूबरू कुछ बात करने का मौका मिला है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर फॉर मी एंड थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो अभी इतना अच्छा कवर किया है डॉक्टर सोडानी सर ने, डॉक्टर वर्षा ने, प्रिवेंशन और हमारे हेल्थ के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं उसके लिए। तो मेरा, चूँकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा फोकस रहेगा हार्ट डिजीज़ के ऊपर और हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन के ऊपर। तो जितने कम से कम मैं बताना चाहूँगा उतना मैं कोशिश करूँगा। हार्ट डिजीज़ को जब हमें समझना है तो मेरा सबसे बेसिक जो कहना चाहता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है, ह्यूमन इवोल्यूशन, हाउ हैज़ ह्यूमन इवोल्यूशन हैपन्ड। सो इंसान की उत्पत्ति कई लाखों सालों में वानर से हुई है, बंदर से, और अभी पिछले कुछ सदियों में, दशकों में हमारा इवोल्यूशन तेज़ी से इंसान की जगह किस तरह से हो रहा है वो समझेंगे तो हम ये हार्ट डिजीज़ जो एक महामारी की तरह बढ़ रही है, कोरोना महामारी हम सब ने देखी पिछले 2020-21 में कैसे पूरी विश्व महामारी फैली, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर तरीके से, उससे कहीं पहले से और कहीं तेज़ी से बढ़ रही है वो हार्ट डिजीज़। और स्पेशली हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में लोगों को हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस तरह की न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे रेगुलर कि हमारे फिल्म स्टार्स, फिटनेस में अच्छे दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। हर न्यूज़पेपर में हर अगले दिन इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि हार्ट डिजीज़ इंदौर में, MP में, हमारे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत हमारे महत्वपूर्ण लोगों को असामयिक हार्ट अटैक से मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हार्ट डिजीज़ ज़्यादा क्यों हो रही है, हम लोगों में ज़्यादा क्यों हो रही है। तो उसका कारण समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा हार्ट क्या होता है। दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है जो लगातार पूरी ज़िंदगी कंटिन्यूअस धड़कता रहता है। यह मसल्स का बना होता है और इसको खुद को ब्लड देने के लिए जो दिल को ब्लड सप्लाई करती आर्टरी, जो हमारा दिल पूरे शरीर में खून रक्त का संचार करता है, उसी एओर्टा से निकल के सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज हमारे दिल को ब्लड का सप्लाई करती है। और जब इन आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं और उनके अंदर खून का थक्का फंसता है
तो सडनली हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के बारे में बहुत फेमस सेइंग है जो मैं कहना चाहूँगा। कुछ हमारी सेइंग्स होती है जो आज इतने 4 लाइंस भी आप सीख के जाएंगे तो बहुत कुछ हम सबका फायदा होगा। हार्ट अटैक में टाइम इज मसल, मसल मतलब हार्ट जो मसल का बना है, तो एक एक सेकेंड एक एक मिनट कीमती होता है। यदि सही में आपको हार्ट अटैक आया है तो हमें जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक आया है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हार्ट अटैक का इलाज मिलेगा उतनी ही आपकी जान बचने की संभावना, हार्ट की पंपिंग और शक्ति बचने की संभावना, और फ्यूचर में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि मरीज अच्छा रहे, सेफली उससे निकले, वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी मरीज ने हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट लिया हार्ट अटैक आने के बाद। तो हार्ट अटैक हम पहचानेंगे कैसे? एक शॉर्ट में कहना चाहूँगा, हार्ट अटैक बहुत से लोग गैस, एसिडिटी या मस्कुलर पेन से कंफ्यूज करते हैं, पर हार्ट अटैक के लक्षण में यूजुअली आपके सीने में लेफ्ट साइड या राइट साइड या दोनों तरफ बेचैनी, घबराहट होती, दर्द नहीं होता है। कहीं हम गिरते टकराते तो हमें दर्द का एहसास होता है, हाथ लगाने पे दर्द होता है, लेकिन हार्ट अटैक में किसी एक जगह पर दर्द का एहसास नहीं होता है। हमें बेचैनी, घबराहट, दबाव, ऐसा लगता है शरीर पे वजन आ गया, छाती पे कोई चढ़ के बैठा है, साथ में पसीना होता है, घबराहट आती है, जी मचलाता है, चक्कर आते हैं। यह जो दबाव, बेचैनी है, या आपके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में, आपके जबड़ों में, मुंह तक जा सकती है। लेकिन यदि आपके दर्द पीछे नीचे, पेट के नीचे जा रहा है या सिर के ऊपर जा रहा है तो वो हार्ट अटैक का दर्द होने की संभावना कम होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लोग बोलते हैं, एसिडिटी लोगों को रहती है, तो एसिडिटी और हार्ट अटैक के गैस के दर्द में अंतर कैसे करें? तो हार्ट अटैक का दर्द सडन होगा, खाने से उसका संबंध नहीं होगा और चलने पे बढ़ेगा। मरीज को थोड़ा भी चलेंगे, उठेंगे, एक्सर्शन करेंगे तो दबाव ज़्यादा महसूस होगा, जबकि एसिडिटी का संबंध खाने से होगा, खाली पेट या खाने के बाद जैसे जिसको होती है, और चलने फिरने, घूमने से उसको एसिडिटी में आराम महसूस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया होता है बिटवीन एसिड, पेप्टिक पेन एंड कार्डियक पेन। तो हार्ट अटैक हुआ तो इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं? एक डिस्प्रिन की गोली दे सकते हैं, एक सॉर्बिट्रेट की गोली दे सकते हैं। बाकी घर पे इलाज लेने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपके फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने की बजाय बेहतर है कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाए जहां हार्ट अटैक का तुरंत निदान और उपचार हो, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब जो जांचें होती है, अभी डॉक्टर सोडानी ने बताया कि बहुत सारी जांचें होती है हार्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक में जांच होती है एक ईसीजी, जो दिल का करंट आप देखते हैं, उसमें देखते से ही डॉक्टर्स को हार्ट अटैक का बिल्कुल अनुमान लग जाता है। फिर एक सोनोग्राफी हार्ट की होती है, एकोकार्डियोग्राम, और हार्ट की ब्लॉकेज पता करने के लिए टीएमटी और सीटी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट भी होते हैं। सोडानी में मैडम ने बताया 128 स्लाइस सीटी स्कैन है, जिसमें हम विदाउट एडमिटिंग इन हॉस्पिटल सिर्फ 2 मिनट के अंदर जाके एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं। सो दीज आर द टेस्ट विच आर डन। लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट में इमरजेंसी में सीटी एंजियोग्राफी या टीएमटी नहीं करा जाता है, उसमें तुरंत एंजियोग्राफी करी जाती है, जिसको कैथ लैब में डॉक्टर्स एक छोटे से पतले तार के द्वारा आपके हाथ की नस के थ्रू करते हैं। उसमें हार्ट की आर्टरी इस तरह से दिखती है और कौन सी आर्टरी बंद है, कहाँ ब्लॉकेज है और उसका क्या इलाज करना है, तुरंत डॉक्टर उसका डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक एक मिनट कीमती होता है हार्ट अटैक के केस में। और हार्ट अटैक में यदि हार्ट की आर्टरी बंद है तो तुरंत उसके अंदर इस तरह से बलून ले जाके और एक जाली लगाई जाती है जिसे स्टेंटिंग कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी जो हम लोग रोज करते हैं। तो यह हार्ट अटैक का एक डेफिनेटिव फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। रेयरली पेशेंट को ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं तो बाईपास सर्जरी करी जाती है। बहुत शॉर्ट में 2-4 मिनट में मैंने आपको हार्ट अटैक के बारे में बताया, पर यह बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य है कि हार्ट अटैक आने के बाद तो इलाज करने के लिए सुविधा है, पर हार्ट अटैक से बचना कैसे है। पिछले दोनों वक्ताओं ने बार बार कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या, कैसे आप प्रिवेंट करोगे बीमारी को? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मेरे से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि बीमारी हो किन कारणों से रही है। तो कुछ मुख्य कारण जिनको हम ठीक कर सकते हैं वो होते हैं हमारा बॉडी वेट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन, हमारे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, हम सब इंदौर में बैठे हैं, ये देखिए इंदौर में जो हम भोजन लेते हैं वो किस तरह का होता है, यह भोजन होता है। तो यह भोजन कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, इस सब में इस भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे इंदौर की स्वीट्स फेमस है। ये पिक्चर आप देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन का फोटो है, टेस्ट ऑफ इंदौर। तो ये टेस्ट ऑफ इंदौर नहीं, ये टेस्ट है। यदि आपके सामने मिठाई आ रही है तो आपकी टेस्ट ले रही है कि मुझे खाने से रोक के दिखाओ, क्योंकि शुगर इज एडिक्टिव। अभी बहुत सिंपल फंडा है, शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। द अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज इन पीपल एडिक्टेड टू शुगर। यदि आपको पान खाने की, मीठा खाने की, खाने के बाद मीठा लेने की आदत है तो इतनी बुरी आदत है जैसे सिगरेट पीने वाले और ड्रग्स लेने वालों को होती है। तो शुगर इज एडिक्टिव एंड दैट शुगर हैज बीन इनकलकेटेड इन आवर कल्चर बाय इंडस्ट्री। हमारे खान पान में मैं आगे बताऊंगा ओरिजिनल हमारा खान पान क्या होता है, उसमें कहीं शुगर का कोई रोल नहीं है। चीनी का, व्हाइट चीनी का, जो शुगर केन से, गन्ने से बन के चीनी आती है, वो एक इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में।
जो यूरोपियन लोगों ने कॉलोनाइज किया, शुगर केन की खेती करी साउथ अमेरिका में, वहाँ से चीनी बनाई, और चीनी फिर उन्होंने पहले यूरोप में जाती थी, फिर उन्होंने बना के हम लोगों को दी और चीनी खाने की आदत पड़ गई। मेरे पापा अभी बताते, मेरे दादाजी, उनके दादाजी जो थे यहाँ इंदौर में रहते थे क्लॉथ मार्केट में, हुक्मचंद जी सेठ हमारे इंदौर के थे, उनके यहाँ पे साल में दिवाली के दिन या महावीर जयंती के दिन लड्डू या मिठाई मिलती थी। तो उस टाइम साल में 1 बार 2 बार मीठा खाते थे, वो बहुत बड़ी बात होती थी। और अभी मैं शर्तिया गारंटी से देखता हूँ, आप सबके घरों में, आपके फ्रिज में, आपके अलमारियों में मिठाइयाँ रखी हुई है। दिवाली पे 10-10 मिठाई के डिब्बे, चॉकलेट्स हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है। इन सब में इतनी शुगर है, वो हमारी नेचुरल डाइट में नहीं है। तो ये सब जो डाइट है, ये कहीं ना कहीं हमें हायर रिस्क पे डाल रही है। तो स्क्रीनिंग मेजर्स जो होते हैं उसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं टेस्ट क्या होते हैं, और टेस्ट करके हमको चेंज क्या करने होते हैं। जो हमारे रिस्क फैक्टर फिक्स्ड है, जो बन गए, हमारी फैमिली हिस्ट्री, यदि आप पुरुष है, आपकी एज 45 साल से ज़्यादा है, फीमेल है, आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन हमें ध्यान देना है किन चीज़ों को हम बदल सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका खान पान, आपका बॉडी का वेट, आपका मेंटल स्ट्रेस, ये सारे लेवल आप देखोगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपके एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको, एल्कोहल, और कुछ मेडिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारे फैक्टर्स जो हम टेस्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स देख के उनको इंप्रूव करके हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में अगले 10 मिनट में मैं कहना चाहूँगा कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है हेक्टिक वर्ल्ड में, तो हम कैसे समझे। तो ये पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पूरे इस उद्बोधन से, संबोधन से कोई एक पिक्चर आपको याद रहे तो ये पिक्चर है, ये एक चिंपांजी और एक इंसान है। तो चिंपांजी और इंसान का डीएनए, जेनेटिक मेकअप, बॉडी मेकअप मोर देन 99% सिमिलर होता है। और चिंपांजीज में किसी को घुटने घिस गए, हार्ट अटैक आ गया, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिमेंशिया हो गया, याददाश्त हो रही, ये सारी चीज़ें चिंपांजियों में नहीं पाई जाती, सामान्यतः बहुत रेयर होता है जानवरों में। उसका कारण क्या है? तो एक कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया के जो अमेरिका में बसे हैं, डॉक्टर सलीम यूसुफ। उन्होंने करीब 20 साल पहले कई सालों तक ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज में उन्होंने, ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज में उन्होंने हजारों पेशेंट में स्टडी करी, जिसको बोला इंटर हार्ट स्टडी, कि भाई हार्ट अटैक वालों में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने जो मेजर रिस्क फैक्टर पाए वो है एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट, डायबिटीज, लेस इंटेक ऑफ फ्रेश डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कम खाना, अल्कोहल, कम एक्सरसाइज, लेस साइकोसोशल इन्वॉल्वमेंट, सामाजिकता का कम होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे। और इनमें से रिस्क फैक्टर से आप देखिए ऑलमोस्ट 60% रिस्क फैक्टर आपकी एक्सरसाइज और डाइट से आप सुधार सकते हैं। अगले 15% रिस्क फैक्टर, यदि आप एडिक्शन करते, टोबैको लेते, अल्कोहल लेते, स्मोकिंग करते, तो आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। और 15% रिस्क फैक्टर आप आपका मिलना जुलना, सोच विचार, प्रसन्नता, उल्लास, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करा के इंप्रूव कर सकते हैं। तो हार्ट हेल्थ के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट मेंटेनेंस, डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक एक करके शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। फिजिकल एक्टिविटी में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, सिर्फ हार्ट डिजीज़ के लिए नहीं, आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपकी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए, कितना आप स्वस्थ तरीके से चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपकी मसल्स, आपकी बोन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका एक्सरसाइज और एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी के इनन्यूमरेबल अनगिनत फायदे होते हैं। आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर सारे कंट्रोल रहते हैं, आपके हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एवरी फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आज आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। हम सब अच्छी महंगी 5,000 10,000 रुपये की घड़ी पहनते हैं, आजकल सबसे सस्ती 1,000-1,500 रुपये स्मार्ट वॉचेस आती है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करती है। आपका हार्ट रेट कितना वेरी कर रहा है, आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं, आपने कितनी ब्रिस्क वॉकिंग करी, रनिंग करी, नींद कितनी अच्छी हुई। तो वो आप यदि एक घड़ी लेते हो 4 साल भी चलती है तो उस घड़ी का खर्चा 1 रुपये से कम है, लेकिन आपको आपके हेल्थ के किसी भी दुनिया के ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी से ज़्यादा आइडिया आपके हेल्थ को पहले ही वार्निंग में दे देगी आपकी स्मार्ट वॉच, यदि आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो कितने स्टेप्स आप चलते हैं, कितना आप गतिमान रहते हैं। ये लाइन भी आप याद रखिएगा, नीचे है यदि किसी को दिख नहीं रही तो, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। वो पिक्चर आप याद करिए चिंपांजी का और इंसान का। आज के 2000-5000 साल पहले जब जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे, क्या किसी को बैठने के लिए कुर्सी मिलती थी? ये जिस कुर्सी पे आप सब अभी बैठे हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी फॉर योर हेल्थ। स्पेशली 40-50 साल की एज के बाद यदि बीमारियां हो रही है तो ये कुर्सी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से मेरे मरीज आते हैं, बोले सर हम तो एक्सरसाइज भी 1 घंटा करते हैं, हम तो डाइट भी बिल्कुल मेंटेन करते हैं, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, स्मोकिंग भी नहीं करते, हमको बीमारी क्यों हो रही है?
आप यदि सुबह 1 घंटा वॉक कर रहे हो और बाकी 12 घंटे आप यदि कुर्सी पे बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, टीवी के सामने बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कार की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो होटल की टेबल की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू बैठ रहे हैं। बैठना आपका नेचुरल, भगवान ने जो शरीर दिया है वो बैठने के लिए नहीं दिया है, तो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। तो कंटिन्यूसली आपको उठना है, चलना है, जितना हो सके गतिमान रहना है। तो वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन बड़ी क्लियरली रिकमेंड करती है कि आपको एक्सरसाइज करना है 30 to 60 मिनट्स एटलीस्ट 5 days a week। बहुत क्लियर साइंटिफिक पिछले 50 सालों के जितना डेटा है उससे है निष्कर्ष कि 45 से 60 मिनट हफ्ते में 5 दिन आपको अच्छी एक्सरसाइज करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम एक्सरसाइज, जो भी आप करते हैं, योगा। इसके अलावा बाकी जितने जागते टाइम के आपके घंटे हैं, जो 16 घंटे हैं, उसमें भी आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रहना है। तो मैं जो स्मार्ट वॉच का कह रहा हूँ, यदि हो सके आप उसको, महंगी घड़ी को हटा के स्मार्ट वॉच लीजिए, उसमें अलार्म आता है कि 300 स्टेप हर घंटे में नहीं लिए तो घड़ी आपको अलार्म देगी कि 1 घंटा हो गया आप उठे नहीं हो, तो आपको समझ में आएगा कि यार उठ के चलना है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप रिटायर्ड है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, यदि तो फोन आया उठ के चल दो, लंच करने जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, उठ के चल दो, ऊपर नीचे हो लो, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट आप हेल्थ बेनिफिट रीप करेंगे, बजाय कि 1 घंटा विग्रस एक्सरसाइज करके 10 घंटे आराम और कुर्सी पे बैठने के बजाय। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लोगों को यूजुअली मिस हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत सारा हम डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी हेल्थ का डाइट। तो अगेन ये पिक्चर आप याद रखिए, ये हमारे पूर्वज, हमारे अंकल जी, हमारे चाचा जी क्या खाते और हम क्या खाते। हर खाने में डाइटिशियन पे इतने क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब देने के लिए पूरा दिन कम पड़ सकता है कि ये खाओ, वो तेल यूज करे, ये मैदा यूज करे, चोकर यूज करे, दलिया यूज करे, ओट्स यूज करे। आप ये सोचिए कि जो आपका हार्डवेयर भगवान ने दिया है, पिछले 70 लाख साल लगे 4 पैर के बंदर से 2 पैर के इंसान को चलने में, और 70 लाख साल में जो इवोल्यूशन होता है, डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी, बहुत स्लोली, धीरे 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 हर 5-10 जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। और सॉफ्टवेयर यदि आप उसमें अपग्रेड एकदम पुराने हार्डवेयर में सडनली नया सॉफ्टवेयर डाल दोगे तो सिस्टम क्रैश होगा। तो जो लाइफस्टाइल आप आपकी बॉडी को दे रहे हो, जो खाना आप दे रहे हो, वो खाने के लिए आपकी बॉडी इवॉल्व ही नहीं हुई है, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बीमारियां हो रही है। बड़ा सिंपल है। तो आप कोई भी खाना खा रहे थे, सोचिए कि क्या ये 5000 साल पहले मिलता था। आप यदि ऊपर से नमक डाल रहे हैं आपके खाने में, तो आप ये सोचिए इस जगह इंदौर में, मालवा में, क्या उस जमाने में 5000 साल पहले टाटा की फैक्ट्री थी समुद्र के किनारे जो बना के व्हाइट सॉल्ट एक्स्ट्रा लाती थी? क्या शुगर की फैक्ट्री थी यूपी में, महाराष्ट्र में, जहाँ शुगर के उगाते थे और चीनी निकाल के देते थे? लोग कहते थे साहब चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे। गुड़ भी अल्टीमेटली गन्ने से आ रहा है, वो सेम चीज़ है। उसमें कुछ हैवी मेटल्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन शुगर तो उतनी रहती है। तो वो शुगर क्या हमारे पूर्वजों को अवेलेबल थी? नहीं थी। जितना मीठा नेचुरल डाइट में मिल रहा है, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना शुगर फ्रूट्स में मिल रहा है, खाने मिल रहा है, उतने से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से इवॉल्व हुई है। उसमें आप एक्स्ट्रा शुगर डालोगे तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का, लिवर का बिगड़ेगा, इंसुलिन पे, पेनक्रियास पे दबाव आएगा, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, ज़्यादा शुगर कन्वर्ट होगी फैट में, वो आपकी बॉडी में जमा होगी और अल्टीमेटली आपको बीमारियाँ करेगी। तो डेफिनेटली व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी। जितना सफ़ेद शुगर, जितना सफ़ेद सॉल्ट हमारे डाइट में है, उतना आपकी डाइट आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ब्लैक बोर्ड है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारा इवोल्यूशन जो मैं बता रहा था, ये इवोल्यूशन हुआ है 70 लाख साल में। और हमने देखिए पहले जो इंसान खाता था 2 मिलियन ईयर्स पहले फॉरेजिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग करता था। उसके बाद पिछले 1 लाख साल में उसने हर्डिंग यानी जानवर पालना शुरू किए और मिल्क प्रोडक्ट लेना शुरू किए, जिसके लिए धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं। मिल्क, अभी भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें लैक्टोज जीन नहीं होता है, मतलब वो दूध को पचा ही नहीं पाते, दूध पीते पेट खराब हो जाता है। पूरी पॉपुलेशन में अभी वो जेनेटिक दूध पचाने के लिए भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, जबकि 1 लाख साल से हम लोग दूध पी रहे हैं जानवरों को पाल के। और ट्रांजिएंट एग्रीकल्चर, मतलब साल में एक बार कहीं खेती हो गई और खा लिया, वो 50,000 साल पहले शुरू हुआ। और 10,000 साल पहले सेटल्ड एग्रीकल्चर आया इंसान के इतिहास में। 10,000, 70 लाख साल के इतिहास में 10,000 साल पहले, मतलब 700 साइकिल घूमने के बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर आया। सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब एक ही जगह पर पूरे 12 महीने आप रबी की, खरीफ की जो भी फसल लेते हैं, गर्मी में, सर्दी में, और 12 महीने आपको फूड मिल जाए। उससे क्या चेंज हुआ हमारी हिस्ट्री में कि पहले इंसान नोमैडिक था, वो खाना मिला तो चला, नहीं खाना मिला तो पूरा का पूरा कबीला अगली जगह चला गया जहाँ खाना है, तो घूमता रहता था, चलता रहता था। लेकिन एक ही जगह इंसान टिक गया, 12 महीने उसको फूड मिल गया, तो उसने घर बना लिया। वो एक जगह घर बन गया, बस्ती बनी, गाँव बना, कस्बा बना, शहर बना। तो 10,000 साल पहले ही, जस्ट 10,000 साल कहने को बड़ा लग रहा है, लेकिन 70 लाख साल की हिस्ट्री में 10,000 साल मतलब 0.1% टाइम पहले ही आपने एक जगह रुकना शुरू किया। उसके पहले तो आप कंटिन्यू चलते थे, आप चले, खाना खाया, सो गए, जंगल में अगली बार चले, इस तरह से इंसान जीता था जानवरों के जैसे। तो जब सेटल्ड एग्रीकल्चर आया
तो उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हुई। और ये 10,000 साल में जो धीरे धीरे चेंज हुई वो पिछले 300 सालों में 200 सालों में और तेजी से चेंज हुई। 10,000 साल पहले आदमी घोड़े पे चलने लग गया, जो सक्षम राजा महाराजा थे वो गाड़ियों पे चलने लग गए, लेकिन बाकी आदमी पैदल ही चलता था। फिर 500 साल पहले साइकिल बनी, फिर मोटरसाइकिल बनी, गाड़ियां आई, 100-150 साल पहले कारें आई। अब क्या हालत हो गई है, अब चलना कितना कम है। आप में से कितने लोग हैं यदि घर में ऊपर कहीं दूसरे कमरे में है तो उठ के चल के बोलते हैं कि भैया आजा खाना लग गया, सीधे उठा के फोन कर देते कि बेटा आजा खाना लग गया। उसके हाथ में ही मोबाइल है, आपके हाथ में ही मोबाइल है, तो चलना कितना कम हो गया है। तो बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज लाइफस्टाइल से उसको कोरिलेट करने के लिए। और खाना, क्या हम हमारे पूर्वजों जैसा खाना खाए तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे? उसका आंसर इतना इजी नहीं है। फिर भी डाइट के बारे में कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स देना चाहूंगा। आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रॉपर संतुलन होना चाहिए। फूड पिरामिड हम लोगों को पता है क्या होता है। हार्ट डिजीज के मामले में बड़ी स्टडीज हुई है, दिन में 5 बार यदि आप सब्जी और फ्रूट में से कुछ लेते, एक बार ग्रीन वेजिटेबल खा लिया, एक बार कोई स्प्राउट खा लिया, दिन में एक फल खा लिया, शाम को कुछ और सब्जी खा ली, 5 बार यदि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल दिन में ले लेते हैं तो हार्ट अटैक की रिस्क 25 से 30% कम होती है। इंटरनेशनल स्टडीज है। हेल्दी फूड हमको खाने आना चाहिए, पहचानते आना चाहिए। सॉल्ट और शुगर मैंने आपको बताया आपको कम करनी चाहिए। हमारे को बॉडी को मैक्सिमम सॉल्ट की जरूरत होती है 1 ग्राम, और वेस्टर्न पॉपुलेशन की नॉर्मल डाइट इंटेक है 10 ग्राम। इंडियन पॉपुलेशन की मुझे पास डेटा नहीं है, लेकिन 100% 15 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं। और इंदौर में मैं गारंटी देता हूँ 25 ग्राम से ज़्यादा नमक आप लोग खा लेते हो। दिन भर सेव कचौरी, नमकीन, पोहे में सेव, जीरावन, नमक, कहीं एंड ही नहीं है नमक डालने का। नमक छुपे हुए रूप में सामने आता है। आप चटनी ले लेते हो, आप अचार ले लेते हो, आप नमक नहीं खाते पर पापड़ खा लेते हो, पापड़ में भी तो नमक खार होता है। तो अल्टीमेटली सॉल्ट इज इंक्रीजिंग। शुगर कितने छुपे हुए रूप में सामने आ रही है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में तो शुगर प्रिजर्वेटिव जैसे यूज होती है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो शेल्फ पे मिलते हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको बिना शुगर बताए आप शुगर खा लेते हो। और हमारे घर में भी शुगर डलती है। मेरी मम्मी को बोल बोल के थक जाता हूँ, पर वो बोले मिठाई बनी, शुगर तो डाली ही नहीं, मीठी अपने आप ही हो गई, पर शुगर डलती है। घर में शुगर आती है, वो कहाँ जाती है? हमारी बॉडी में जाती है। जो चीज़ तली जाती है, ट्रांस फैट्स, ऑयल और फैट्स के बारे में पूरे 2 घंटे हम बोल सकते हैं पर कम पड़ जाएंगे। पर एक चीज़ टेक होम मैसेज मेरा रहेगा, तेल हर तरह का आप खा सकते हो लिमिटेड अमाउंट में। अलग अलग तरह के तेल खाने से अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। एक ही चीज़ जो नुकसान करती है वो है फ्राइड चीज़, और स्पेशली उस तेल की फ्राइड चीज़ जो तेल एक बार टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट पे आया। हर तेल का एक नेचुरल क्रैकिंग पॉइंट होता है। आप जब तेल को उबालते हो तो क्रैकिंग पॉइंट पे पहुंचता है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और फिर वो ठंडा होता है तो वापस वो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, लेकिन वो ट्रांस सैचुरेशन हो जाता है। गलत तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट है, जो इतना नुकसान नहीं करता, जिससे हम डरते हैं घी से, सैचुरेटेड फैट से, वो हेल्दी होता है लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन आपने घी को उबाल दिया, या आप घी की बजाय पैसे बचाने के लिए डालडा ले आए बाजार से, जो घी जैसा दिखता है, लेकिन दैट इज ट्रांस सैचुरेटेड फैट। वेजिटेबल ऑयल को उबाल के वापस जमा के वो ट्रांस सैचुरेशन करते हैं ताकि वो पिघले नहीं डिब्बे में, लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस। तो ट्रांस फैट जो होते हैं, कढ़ाई में आप जहाँ कचौरी लेके आ रहे हैं, इंदौर की सबसे अच्छी दुकान से कचौरी लेके आइए, बनते हुए देखिए। क्या वो हर कढ़ाई का तेल एक बार कचौरी फ्राई करना फेंकते, अगली बार नया तेल लेते? कभी नहीं। वो तो तेल जब तक पूरा ठंडा गरम होकर कम नहीं होगा, उसी में थोड़ा डाल देंगे। तो ट्रांस फैट्स का भंडार है वो, और उसी में आप कचौरी समोसे सेव तल के खा रहे हो। तो वो सेव आपको नुकसान कम कर रही है, वो ट्रांस फैट जो लेके आ रही साथ में अपने पीठ पे ला के, वो आपको नुकसान कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर में भी यदि आप कुछ फ्राई करते हैं तो यदि हो सके तो सिंगल बार उसको बॉईल करके जो फ्राई करना कर लिए, उस बार यदि आपने गैस बंद किया, तेल ठंडा हुआ, तो आइडियली आपको उस तेल को फेंक देना चाहिए, जो मैं मेरे घर में भी अभी तक नहीं करा पाया हूं। बट दैट इज अ फैक्ट। डाइट में ऑफ कोर्स वी हैव टू फोकस ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने फल, जितने वेजिटेबल्स, जितने स्प्राउट्स, अंकुरित चीजें, ग्रेन्स आप लेंगे, कैल्शियम रिच फूड्स आप लीजिए, ग्रेन्स आप होल ग्रेन्स लीजिए। जितना प्रोसेस फूड लेंगे आप, यदि दलिया लेंगे, गेहूं का चोकर का आटा लेंगे, वो बेनिफिट करेगा। जितना मैदा, जितना रवा, जितना फाइन जाएगा, उतने आपके गट को, बैक्टीरिया को नुकसान करेगा, आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। अच्छा, क्या खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना खाना और कब खाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल बहुत चल रहा है, बहुत डिटेल में मैं नहीं दे पाऊंगा। तो व्हाट टू ईट इज डाइट रिस्ट्रिक्शन। भी आपने कार्ब्स कम खाए, प्रोटीन बढ़ा दिया, फैट कम खाए, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेरे पापा आइडियल है, कितना खाना कम खाना, मैं उनको फॉलो करने की जितनी हो सके कोशिश करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच करके आप यदि 24 घंटे में 8 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मैक्सिमम खाना खा लेंगे, और आपकी बॉडी के, आपके पेनक्रियास को, आपके पेट को आप यदि 14 घंटे रेस्ट दे देंगे,
तो आपको सारा खाना पच जाएगा और बॉडी को नुकसान कम होगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली सुबह उठ के चाय लेंगे, फिर नाश्ता लेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर डिनर लेंगे, फिर सपर लेंगे, फिर रात में भी कुछ खाएंगे और सिर्फ सोते टाइम 8 घंटे फास्टिंग होगी, तो 8 घंटे और 16 घंटे की फास्टिंग में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साथ में टाइम रिस्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल डाइट कम करनी है, डाइट की वैरायटी इंप्रूव करनी है, साथ में जितना हो सके लिमिटेड विंडो में खाना है। और उसको मैच करने के लिए बेस्ट है कि आप सूरज उगने के बाद सुबह 8-10 बजे बाद जो लेते हैं और शाम को 6 बजे पहले यदि आप खाना बंद कर देते, पानी के अलावा कुछ नहीं लेते, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन आई कैन गिव टू इंप्रूव योर कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, आपकी बॉडी की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट हार्ट डिजीज, एवरी डिजीज। सो बैलेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज हमने देखा, खाना देखा, उनका प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी। बहुत एक्सरसाइज करते हैं और खाना बिल्कुल गड़बड़ है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रॉपर बैलेंस लेना जरूरी है। एडिक्शन जो होते हैं अल्कोहल, अल्कोहल इज टॉक्सिक। बहुत से मुझे लेते कहते हैं कि डॉक्टर अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हार्ट डिजीज के लिए, कैंसर, एवरी अदर डिजीज, अल्कोहल इज अ टॉक्सिन जिसको बॉडी से निकालने के लिए आपके लिवर को, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और स्मोकिंग, टोबैको इज एब्सोल्युटली सिंगल सिगरेट कैन किल। सिर्फ एक सिगरेट पीने से हार्ट अटैक आने की रिस्क बढ़ती है। तो कोई भी तंबाकू की, मैं सिर्फ एक बार लेता हूँ, पेट साफ नहीं होता तो 2 बार लेता हूँ, थूक देता हूँ, खाता नहीं हूँ, ये सारे बहाने अपने आप का मन बहलाने के लिए। यदि आप टोबैको ले रहे हैं, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ का नुकसान खुद कर रहे हैं, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर, जस्ट आखिरी की कुछ लिमिटेड स्लाइड्स, नो योर नंबर्स। डॉक्टर वर्षा ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए, उससे फायदा क्या होता है। आपको आपका बर्थ डेट याद है, आपकी एनिवर्सरी याद है, आपकी वाइफ की बर्थ डेट याद है, आपका मोबाइल नंबर याद है, पर आपको आपकी फास्टिंग शुगर, HbA1c याद है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पता है, आपको आपका BMI पता है, वो सारे नंबर्स आपको पता करना जरूरी है। ओबेसिटी एंड सेंट्रल ओबेसिटी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर ऑल डिजीजेस। और सेंट्रल ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका वजन 70 किलो है और आपका पेट पूरा बाहर निकला हुआ है, और कोई आदमी 85 किलो का है लेकिन पूरा फिट है, पेट अंदर है और बाकी बॉडी हैवी है, तो कौन ज्यादा रिस्क है, 70 किलो वाला कि 85 किलो वाला? ऑब्वियसली 70 किलो वाला। यदि आपके पेट में ये जो देख रहे हैं आप फैट जमा है, सबक्यूटेनियस इंट्रावस्कुलर फैट, तो यही वो फैट है जो निकल के इन्फ्लेमेशन करके आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनाता है, आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस जो बीमारियां होती है गंभीर उनको देता है। तो इस फैट को कंट्रोल करना जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल आज सबका हुआ है। एक शॉर्ट में मैं कहूंगा, यदि लिपिड प्रोफाइल आपकी रिपोर्ट आपको मिलती है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, वो आइडियली 100 से कम होना चाहिए। अभी भी हमारी पैथोलॉजी लैब्स, बहुत से लैब्स 130 का लेवल देते हैं, लेकिन 100 से कम मिनिमम होना चाहिए। और यदि आपको रिस्क फैक्टर्स है, आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, शुगर है, स्ट्रोक है, माइंड के अंदर छोटा सा पोटा इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है, या कहीं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, जो ब्लॉकेज बनने की बीमारी होती है वो है, तो इसका लेवल 70 से कम होना चाहिए। और HDL कोलेस्ट्रॉल एटलीस्ट 40 से ऊपर होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड आपका फास्टिंग 150 से कम होना चाहिए। तो ये आप आज चेक कर सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। फास्टिंग शुगर 100 से कम होना चाहिए। तो ये सारे मेडिकल फैक्टर्स से आपकी डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जो आप इंप्रूव करके समझ के अपने आप को इस बीमारी से दूर ले जा सकते हैं। 100% इम्यून कोई नहीं है, अजर अमर कोई नहीं है। बीमारी यदि होनी है तो होगी, और आप जंगल में जाके रह नहीं सकते। हम चिंपांजी जैसी लाइफस्टाइल अपना नहीं सकते, लेकिन जितना उसके क्लोज जा सकते हैं उतना जाना है, बिकॉज वी आर 99% चिंपांजीज। सो इतना सिंपल है, बट इतना सिंपल भी नहीं है। एक और डिफरेंस है, वी आर नॉट मंकीज। वो 1% अंतर जो है वो कहां पे है? वो 1% अंतर है यहां पे। बॉडी ब्रेन रेशियो जो होता है चिंपांजी, बंदरों का और हमारे में जो 1% डिफरेंस आया है पिछले 10, 20, 30 लाख सालों में, वो आया है कि बॉडी तो चिंपांजी से पूरी चेंज नहीं हुई, ब्रेन हमारा बहुत बड़ा हो गया। और स्पेशली ब्रेन का हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो हमारा हायर सेंटर है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत बड़ी हो गई। इंसान आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने साइंस सीख लिया, आपने स्किल्स जो सीखी उसको ट्रांसफर करना सीख लिया अगली जनरेशन में। तो पिछली जो 100, 200, 400 जनरेशन ने सीखा, उसमें आज आपने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो वो जो ब्रेन ने आपको दुनिया का राजा बनाया है, पूरे स्पेस का राजा बनाया है, वो ब्रेन ही कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है। भाई हमारे ब्रेन ने हमको दूसरों से आगे बनाया, उसी ब्रेन ने कहीं ना कहीं हमको हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स और पैरालिसिस अटैक देना भी शुरू किया। कैसे? इससे हमारी लाइफ आजकल बहुत फास्ट हो गई है, हमारे एटीट्यूड्स रियलिटी से चेंज हो गए हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रहे हैं, और हमारी पर्सनैलिटी हमको कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज से जोड़ती है। जो पर्सनैलिटी हमको हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करती है वो होती टाइप A पर्सनैलिटी।
बहुत सिंपल है, टाइम अर्जेंसी, वर्कोहलिक, इम्पेशेंट, होस्टाइल, हाईली कॉम्पिटिटिव। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग सब अब डेफिनेटली फुली रिलैक्स्ड है, इतने अच्छे बैंक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी हम में से कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है जो कंटिन्यूसली अधीर रहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती तो चिढ़ते हैं, तो चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों का आपको लगता है आप मूड खराब कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली नुकसान आप खुद का कर रहे होते हो। हार्ट डिजीज के परिप्रेक्ष्य में, ब्लड प्रेशर के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सारे इमोशंस हमारे हार्ट डिजीज को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा ईगो, एरोगेंस, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। अभी बैंक परिवार में आपने स्लाइड दिखाई थी, 2731 लोग हैं। एन के जैन सर से मेरी बात हो रही थी, हर किसी को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है नाम से और उससे। उसका कारण है, मैंने जो आपको इवोल्यूशन दिखाया ना कि इंसान पहले ग्रुप में घूमता था जंगल में, आप आज कुत्तों का एक झुंड देखते हैं तो 4-5 कुत्तों का एक झुंड होता है, उससे ज़्यादा कभी 20 कुत्तों का झुंड आपने नहीं देखा। उसके बाद वो अलग बन जाता है, आपस में लड़ाई करते। बंदरों का झुंड आपने देखा होगा, ज़्यादा होते, 25, 30, 40 बंदर होते, लेकिन कभी 500 बंदरों का झुंड आपने नहीं देखा होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, एक डॉक्टर है बहुत फेमस, डॉक्टर डनबार, उन्होंने इस पर इवोल्यूशन करी और ये उन्होंने पब्लिश किया, नियोकॉर्टेक्स साइज एज अ कांस्टेंट ग्रुप ऑन साइज इन प्राइमेट्स। ये बहुत ही सुंदर पेपर है जिससे पढ़ के मैंने स्लाइड्स दिखाई है कि हमारा ब्रेन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हो गया है। तो हर एक की ट्राइब की साइज है, आपका ब्रेन उतने ही लोगों में घनिष्ठ संबंध बना सकता है जितने आपकी ब्रेन की साइज है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो बंदरों की कैपेसिटी 25 है, तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी उन्होंने कैलकुलेट किया 150 है। अब इस 150 के नंबर का क्या मतलब है? ये सर्कल से सबसे अंदर का सर्कल है 5, मतलब बिल्कुल घनिष्ठ संबंध, मतलब जिसके सामने आपकी जिंदगी का कुछ छुपा ही नहीं है, वो नंबर हमारे ब्रेन में है 5। मतलब आपकी वाइफ, आपका भाई, आपकी मम्मी, आपका बच्चा, आपका एकदम क्लोज फ्रेंड, मैक्सिमम 1, 2, 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5। उसके बाद अगला सर्कल है बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब एकदम क्लोज, दिल से लगे हुए, जो बिल्कुल आप जिसके लिए आप फील करते हो, वो 15, 5 थी 15, 15 से 3 गुना होते हैं 50, बॉन्डेड क्लैन, आपका बंधा हुआ परिवार जो हर विपत्ति में, हर रुझा में, रात में भी आपके यहाँ पे आएगा। उससे 3 गुना होती 150, जहां आपको डार्क लाइन दिख रही 150, वो होती है आपकी कम्युनिटी। तो 150 लोगों से आप एक्चुअल रिलेशन बना सकते हैं। आपके घर में शादी है और रियल लोगों को बुलाना है, तो 150 के ऊपर लोग हैं, मतलब वो आप बुला रहे हो, लेकिन एक्चुअली बड़ा मुश्किल है आपके ब्रेन को उनको रियल अपना मानना। तो आप यदि 250 लोग बुलाए तो 100 तो ऐसे होंगे जिनको आपको लग रहा है कि यार अलग है, इसको बहुत आप गंभीरता से सोचें समझे। और उसके ऊपर नंबर होता है 500, जो आपके एक्विंटेंसेस है, जिनको आप पहचानते हो कि भाई कौन क्या है, क्या करता है। और उससे 3 गुना है 1500, जो आपके ब्रेन की कैपेसिटी है फेस रिकॉग्नाइज करने का। तो ये यदि आप 100 लोगों का सर्वे करोगे तो 1500 से ज्यादा फेस रिकॉग्नाइज करने वाले लोग एवरेज उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। कुछ है हमारे पॉलिटिशियंस है, वो शायद 5000 फेस रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या कुछ हमारे यंगस्टर्स है दिन भर फेसबुक पे बैठ के सबको हाय हेलो कर रहे हैं, तो फेस रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। एक्चुअल आपके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ही है। तो आपको इसी सर्कल में आपके संबंध प्रगाढ़ करने हैं। तो सोशल रिलेशनशिप से आपकी हार्ट और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ आपको इंप्रूव करनी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका 5 का, 15 का, 50 का सर्कल कौन सा है, और कनेक्टेडनेस फील करनी है। ये जो हमारा परिवार है 2700 लोगों का, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सारे 2700 लोगों का आप नाम से पहचान जाए, फेस से रिकॉग्नाइज कर ले, वो भी आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। लेकिन ये कनेक्टेडनेस हमको डेवलप करनी है, इंटीमेट कनेक्टेडनेस जो 5, 10, 15 लोगों में है, रिलेशनल कनेक्टेडनेस, और लास्ट होती है हमारी कलेक्टिव कनेक्टेडनेस। तो ये जो हमारा बैंक परिवार है, दिस कम्स अंडर द फॉर्मूला ऑफ कलेक्टिव कनेक्टेडनेस। तो ये जो मीटिंग होती है आपकी, दिवाली मिलन है, मैं इतना खुश हूँ दीपावली मिलन पे आपने हेल्थ को डिवोट किया, डॉक्टर्स को बुलाया, और ये जो कनेक्टेडनेस है इसमें आके जुड़ के भी आप अपना फायदा कर रहे हैं, अपनी हार्ट हेल्थ, अपनी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा है, एक सोसाइटी का हिस्सा है। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स कनेक्टेडनेस पे जुड़ी हुई है, रिलेशनशिप पे जुड़ी हुई है। यदि पूरा हिंदुस्तान को लगता है कि हमारा इंडिया एक है और हिंदुस्तान तो इंडिया नेशन है, जिस दिन ये फीलिंग हटेगी वो बिखर जाएगा। तो पूरा माइंड आपका कनेक्टेडनेस से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, उदास रहेंगे, लोगों से कटे हुए रहेंगे, मीटिंग्स में नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं, ग्रीटिंग्स नहीं करेंगे, तो वो आपको एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट नहीं देगी। और इसका उल्टा भी है, यदि आपको लगता है बहुत पॉपुलर है और आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे आपके जन्मदिन और एनिवर्सरी के दिन 500 लोगों ने विश कर दिया और 2 लोग भी आपके घर नहीं आए, तो यू आर अनफॉर्चुनेट। 500 लोग फेसबुक पे विश करे, उससे अच्छा है 5 लोग टाइम निकाल के आपके आके फेस टू फेस कांटेक्ट, मिल ले, बात कर ले। उसका कोई सोशल मीडिया से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एक्चुअली मिलना जुलना, फील करना, टाइम देना परिवार के साथ में, अपने भाई बंधुओं के, अपने मित्रों के साथ में, अपने कलीग के साथ में, दैट इज द रियल बेनिफिट। वो समझना हमें बहुत जरूरी है। सो वी कैन नॉट चेंज
our parents, we cannot change our colleagues, our boss, our wife, but we can change ourselves. So if we change ourselves and start thinking in the way of how lifestyle diseases, heart disease, stroke, paralysis, diabetes, dyslipidemia, ये बीमारियां कैसे हम रोक सकते हैं, तो शायद हम इनसे अपने आप को दूर ले जा पाएंगे. This was in short I wanted to communicate about heart disease and its prevention. Thank you very much.